आपने कई अलग अलग तारों के बारे में सुना होगा। कुछ हमारे सूर्य जैसे जो खत्म होने के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ तारे में बदल जाते हैं और अपनी लाइफ टाइम में एक बार रेड जाइंट तारे का रूप भी लेते हैं। कुछ ऐसे तारे जो इतने ज्यादा विशाल होते हैं कि मरने के बाद एक न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं, जो ब्रह्मांड के कुछ सबसे खतरनाक तारों में से एक हैं। ये काफी ज्यादा डेंस होते हैं और अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे भी न्यूट्रॉन स्टार्स को खोजा है जो एक सेकंड में 500 से 600 बार अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे तारे जो इससे भी ज्यादा विशाल होते हैं और मरने के बाद एक बहुत ही भयानक ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं, जिसे हम पॉपुलरली ब्लैक होल के नाम से बुलाते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी विशाल तारे हैं वो अंत में एक ब्लैक होल ही बनेंगे, ऐसा वैज्ञानिक काफी सालों तक मानते रहे। लेकिन इन तारों के साथ एक और पॉसिबिलिटी है जो आपको हिलाकर रख देगी। ये ऑब्जेक्ट एक ही समय पर एक ब्लैक होल और तारा दोनों होते हैं और यही चीज इन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आज के वीडियो में हम इसी ब्लैक होल स्टार के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों में से सबसे विशाल तारे होते हैं। ये किसी आकाशगंगा से भी ज्यादा तेज चमकते हैं और कोई भी तारा साइज के मामले में इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। जो बात इन तारों को इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इनके केंद्र में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल। जी हाँ, आपने सही सुना, इन तारों के अंदर एक ब्लैक होल होता है। पर आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? ब्लैक होल स्टार्स ब्रह्मांड के बहुत ही शुरुआती समय में मौजूद रहे होंगे, जब हमारा ब्रह्मांड करीब 100 मिलियन से 500 मिलियन साल पुराना था। वैज्ञानिक अभी भी ये 100% निश्चित होकर नहीं बता सकते हैं कि ये थे भी या नहीं, लेकिन अगर ये सच में ब्रह्मांड में मौजूद थे तो इससे हम कॉस्मोलॉजी की काफी सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ढूंढे गए सभी तारों में से सबसे मैसिव तारा 300 सोलर मासेस के बराबर है। वहीं एक ब्लैक होल स्टार प्योर हाइड्रोजन से बना होता है और करीब 1 करोड़ सोलर मास के बराबर होता है। इन तारों के सामने हमारे आज के ब्रह्मांड के तारे कुछ भी नहीं हैं। ये हमारे सूर्य से करीब 8 लाख गुना ज्यादा चौड़े होते हैं और आज तक के ढूंढे गए सबसे विशाल तारों से 380 गुना ज्यादा बड़े। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इन तारों के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है जो हर सेकंड अरबों किलोमीटर को अपने अंदर खींच रहा होता है और अपने साइज को लगातार इंक्रीज करता है। ज्यादातर तारे नेबुला नाम के एक क्लाउड से बनते हैं जिसमें बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन और धूल मौजूद होती है। कई बार यही गैस और धूल आपस में मिलकर मैटर का एक बहुत ही डेंस रीजन बना लेती है। इस डेंस रीजन में ग्रेविटेशनल पुल बाकी रीजन के मुकाबले ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी चीजें इसी के हिसाब से खिंचने लगती हैं। धीरे धीरे यह एरिया ग्रो होने लगता है और इसका तापमान बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब यह तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन होने लगता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम की फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस में काफी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर जन्म होता है एक तारे का। लेकिन जब कोई तारा इस तरीके से फॉर्म होता है तो उस पर एक लिमिट लग जाती है। वह अपने साइज को एक्सपोनेंशियली यानी कि तेजी से इंक्रीज नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू होता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से आसपास का सारा एरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। एरिया साफ हो जाने की वजह से तारा और ज्यादा मैटर को अपने अंदर नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ना बंद हो जाता है। यहाँ पर तारे में 2 प्राइमरी फोर्स लग रहे होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो तारे को केंद्र की तरफ खींचता है और दूसरा होता है रेडिएशन प्रेशर जो तारे की लेयर्स को बाहर की ओर भेजता है, या कह सकते हैं कि तारे को फुलाकर रखता है। करोड़ों साल बाद तारे के केंद्र में मौजूद सारे फ्यूजेबल एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे रेडिएशन निकलना बंद हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण पूरे तारे को केंद्र में खींच लेता है और तारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल स्टार्स इससे काफी ज्यादा डिफरेंट होते थे। जब हमारा ब्रह्मांड कुछ 100 मिलियन साल का ही था तब वह इतना ज्यादा विशाल नहीं था और जितना भी मैटर इसके अंदर मौजूद था वो एक दूसरे से काफी नजदीक था। इसी वजह से तब हमारे यूनिवर्स की डेंसिटी और तापमान
आज के मुकाबले काफी ज्यादा था। इस समय हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर का रूल चलता था और इसकी वजह से डार्क मैटर हैलोज नाम के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते थे। यह स्ट्रक्चर इतने ज्यादा विशाल होते थे कि अपने आसपास के अरबों किलोमीटर में मौजूद हाइड्रोजन को एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट कर देते थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन्हीं डार्क मैटर हैलोज से हमारे ब्रह्मांड के पहले तारों और पहली आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। यहाँ पर हाइड्रोजन के बहुत बड़े बड़े बादल फॉर्म होते थे जिनका द्रव्यमान कभी कभी 100 मिलियन सूर्य के बराबर हो जाता था, जो एक छोटी गैलेक्सी के भी टोटल द्रव्यमान से ज्यादा है। इस यूनिक कंडीशन में इन डार्क मैटर हैलोज के केंद्र में बहुत ही ज्यादा विशाल तारों का निर्माण होता था, क्योंकि उनके पास मैटर की कमी नहीं थी और उन पर साइज की कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई थी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि तारे जब अपने केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन को चालू करते हैं तो उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से उसके आसपास का मैटर ब्लो अवे हो जाता है। लेकिन डार्क मैटर हैलोज में बनने वाले तारों में ऐसा नहीं था। उनके पास इतना ज्यादा मैटर मौजूद था कि वह फ्यूजन के बाद भी और ज्यादा मैटर को कलेक्ट करते जा रहे थे और अपने साइज को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते जा रहे थे। आगे ये कंडीशन कभी भी उत्पन्न नहीं होने वाली है, क्योंकि अब हमारा ब्रह्मांड काफी ज्यादा विशाल हो चुका है और इतनी ज्यादा हाइड्रोजन का एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होना अब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। डार्क मैटर हैलोज में बनने वाले तारे कभी कभी इतने ज्यादा विशाल हो जाते थे कि उनका द्रव्यमान 1 करोड़ सूर्यों के बराबर हो जाता था। इनके केंद्र पर ग्रेविटी बहुत पावरफुली एक्ट कर रही होती थी, जिसकी वजह से इसके केंद्र का तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता था। ऐसे में रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस बिगड़ जाता था और वह केंद्र कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन जाता था। आज के समय में जब कोई तारा एक ब्लैक होल बन जाता है तो वह उस तारे का एंड होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी चीजें होती हैं वो बहुत शांत तरीके से होती हैं और उन्हें होने में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब तारे अपनी ही डेथ को टाल देते थे। तारे के केंद्र में ब्लैक होल बनने की वजह से एक बड़ा धमाका तो जरूर होता था, लेकिन वह धमाका इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता था कि इतने विशाल तारे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। यहीं पर फॉर्मेशन होती है एक ब्लैक होल स्टार की, एक ऐसा तारा जो असल में तो तारा है लेकिन उसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। इस ब्लैक होल की चौड़ाई करीब 50 से 500 किलोमीटर होती है, लेकिन यह जिस तारे के केंद्र में मौजूद होता था वह तारा हमारे सौरमंडल से भी विशाल होता था। तारों का निर्माण होता है एक बहुत ही तेज स्पिन करने वाले गैस के बादल से और इसलिए तारे भी अपने एक्सिस पर हमेशा रोटेट करते हैं। जब वह तारा मर जाता है तो उससे बनने वाला ब्लैक होल भी इसी वजह से रोटेट करता है। इसके आसपास काफी सारा मैटर भी मौजूद होता है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से इसका चक्कर लगाता है। इस मैटर के चक्कर लगाने की स्पीड प्रकाश की गति के आसपास होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही विशाल मात्रा में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से यह मैटर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और बिल्कुल एक तारे की तरह ही मैटर को अपने से दूर फेंकने लगता है। एक ब्लैक होल के आसपास काफी ज्यादा मैटर तो जरूर होता है, लेकिन वह उस मैटर को अपने अंदर तेजी से नहीं खींच पाता। लेकिन अगर बात करें एक तारे के अंदर मौजूद ब्लैक होल की, तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाती हैं। इस केस में ब्लैक होल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और तारे का प्रेशर ही मैटर को ब्लैक होल के अंदर पुश करके भेज देता है। यहाँ पर घर्षण का कोई भी असर नहीं होता। इस प्रोसेस में इतनी तेज मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है कि किसी और तारे का केंद्र ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि करीब 1 करोड़ सूर्यों के बराबर के द्रव्यमान को ये अकेले ही हैंडल कर लेता है। यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन नॉर्मल तारों की तरह यहाँ पर ग्रेविटी नहीं बल्कि रेडिएशन प्रेशर जीतता है और तारा मरने की जगह और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल के अंदर जाता है वैसे वैसे ब्लैक होल का भी साइज बड़ा होने लगता है और फिर से रेडिएशन प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, जिससे तारा और भी ज्यादा विशाल होता चला जाता है। यह साइकिल ऐसे ही रिपीट होती है और तारे का द्रव्यमान और साइज बढ़ता रहता है। अपनी एंड से थोड़ा समय पहले यह ब्लैक होल स्टार हमारे सौरमंडल से करीब 30 गुना ज्यादा चौड़ा हो चुका होता है, जो सच में एक बहुत ही बड़ा एरिया है और यह बन जाता है हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा विशाल तारा, जिसका रिकॉर्ड शायद कभी कोई भी और तारा नहीं तोड़ सकता। हमारे आज के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्लैक होल टर्न 618 है
और सबसे बड़ा तारा स्टीवनसन 2-18 है। लेकिन ये दोनों ही हमारे इस ब्लैक होल स्टार के सामने कुछ भी नहीं है। इस तारे के केंद्र से निकलने वाली भीषण मैग्नेटिक फील्ड तारे में मौजूद प्लाज्मा को बाहर की ओर पुश करती है। इसकी वजह से अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी प्लाज्मा की बीम शूट होती है जो अरबों किलोमीटर लंबी होती है और अपने आसपास मौजूद सभी तारों और ब्लैक होल्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे डरावने और पावरफुल इवेंट्स में से एक होते हैं। लेकिन इसी की वजह से एक ब्लैक होल स्टार का अंत भी होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक होल को और भी ज्यादा स्ट्रेच करती जाती है और अक्रीशन डिस्क और भी ज्यादा पावरफुल होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इस ब्लैक होल की वजह से वह पूरा तारा ही फट जाता है और इस विशाल तारे का अंत हो जाता है। ब्लैक होल बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है और इस समय उसका द्रव्यमान करीब 1 लाख सूर्यों के बराबर होता है। अब यह एक रोग ब्लैक होल बन जाता है, यानी यह अंतरिक्ष में एक आवारा की तरह घूमने लगता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है जिसे यह अपना खाना बना सके। अगर ब्लैक होल स्टार सच में अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थे तो इससे हम कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के काफी कठिन सवालों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाएं हैं और उनमें एक बात कॉमन है कि उनके केंद्र में एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है जिसे पॉपुलरली सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। एक आम सुपरनोवा में जो ब्लैक होल फॉर्म होता है उसका द्रव्यमान करीब 10 से 30 सूर्य के बराबर होता है। यह एक ब्लैक होल स्टार से बनने वाले ब्लैक होल से काफी ज्यादा छोटा है। साइज में इतना कम होने की वजह से यह ब्लैक होल ज्यादा मैटर को भी अपने अंदर नहीं खींच पाते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज भी बहुत कम स्पीड से बढ़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह ब्लैक होल किसी दूसरे ब्लैक होल से जाकर जुड़ जाते हैं और एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इस ब्लैक होल का भी द्रव्यमान 100 सूर्य के ही बराबर होता है, जो वैसे तो काफी ज्यादा विशाल है। लेकिन हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के सामने ये एक कार्टून है जो 1 लाख से 1 मिलियन सोलर मास के होते हैं। अगर स्टेलर ब्लैक होल यानी छोटे वाले ब्लैक होल आपस में जुड़ कर भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बनाने का प्रयत्न करें तो भी उन्हें अरबों सालों का समय लग जाएगा। वैज्ञानिक ये जानते हैं कि ब्रह्मांड के बनने के 690 मिलियन साल बाद कई ब्लैक होल ऐसे थे जिनका द्रव्यमान करीब 800 मिलियन सोलर मासेस के बराबर था। इसका हमारे पास एक ही एक्सप्लेनेशन बचता है और वो है ब्लैक होल स्टार्स का मौजूद होना। अगर ये तारे ना मौजूद होते तो इतने बड़े ब्लैक होल ब्रह्मांड के इतने शुरुआती समय में कभी फॉर्म ही नहीं हो पाते। ब्लैक होल स्टार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के सीड हो सकते हैं। इनकी ग्रेविटी की वजह से ही इनके आसपास काफी सारा मैटर इकट्ठा होता गया और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। अभी तक यह बात वेरीफाई तो नहीं हुई है कि ब्लैक होल स्टार असल में मौजूद थे भी या नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही हमें इस सवाल का भी उत्तर मिल जाएगा। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत जल्द ही अंतरिक्ष के दूर दराज के इलाके में रिसर्च करना शुरू कर देगा और उस लाइट को स्टडी करेगा जो अरबों साल पहले तारों के अंदर से निकली थी। इस लाइट की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि वह तारे कितने ज्यादा विशाल थे और उनके अंदर क्या क्या मैटर मौजूद था। इससे हम ब्लैक होल स्टार्स के एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं और अगर ये सच में मौजूद थे तो इससे एस्ट्रोफिजिक्स की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी जो हमें आगे की स्टडी और रिसर्च में काफी ज्यादा मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।